नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ समय निर्देश दिया गया है बच्चों, जो कि देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, कुल समय आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए और कुल मार्क्स आपका 40 है। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन से क्वेश्चन पे कितना अंक है उसके सामने यहाँ पे निर्धारित किया गया है, लिखा हुआ है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि इस पेसेज में आपका 3 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। ठीक, इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं। तो देखिए बच्चों, खंड क में आपका अपठित बोध है, यानी कि आपका एक पैसेज दिया हुआ है, उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर को आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसके उत्तर को डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। हिंदी के पैसेज को समझना बहुत ही आसान है, कोई हार्ड बात नहीं है। एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसके उत्तर को बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि भौतिक उन्नति ने मनुष्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा दिया है। तो देखिए, आज मनुष्य सुख सुविधाओं के आधुनिक साधनों जैसे कार, बिजली आदि के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। अतः भौतिक उन्नति ने मनुष्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह ही लगा दिया है। क्लियर है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर का आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मनुष्य स्वतंत्र क्यों नहीं रहा। तो देखिए, वैज्ञानिक उन्नति के कारण मनुष्य वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है, सुख समृद्धि के सभी उपाय उसके अधीन हो गए हैं, पर वह स्वयं भी स्वतंत्र नहीं रहा। जैसे सवारी के लिए कार है, कार से हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं, परंतु यदि कार खराब हो जाए तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते, बल्कि मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने भी मनुष्य हैं सब एक दूसरे पर निर्भर है, स्वतंत्र नहीं है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैभवपूर्ण जीवन का क्या अभिप्राय है। तो देखिए बच्चों, वैभवपूर्ण जीवन का अर्थ है दैनिक जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं मिले और जिंदगी खुशहाल पूर्वक कटे, यानी कि जो हमारा ज़िंदगी है वो अच्छी तरह से कटे और ज़िंदगी के जितने भी सुख सुविधाएं हैं वो सभी मिले, यही वैभवपूर्ण जीवन का अर्थ हो गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए अब आपका खंड ख है बच्चों, जिसमें रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति एवं माध्यम से क्वेश्चन है, यानी कि इसमें आपका एक निबंध है, एक लेटर है और अभिव्यक्ति एवं माध्यम से ही क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन है। 3 में से 2 का उत्तर आपको देना है, यानी कि जो आप लोग अच्छा से जानते हैं उसका उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको तीनों बताऊंगा, एग्जाम में जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद रहे उसको आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है निबंध लिखने का। निबंध किस पे लिखना है, साहित्य समाज का मार्गदर्शक है, इस पर निबंध लिखना है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि विद्यालय में योग शिक्षा के महत्व को बताते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक महोदय को पत्र लिखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका कि जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या क्या है, उदाहरण सहित आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया कि एक निबंध लिखना है। निबंध किस पे आपको लिखना है कि साहित्य समाज का मार्गदर्शक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रस्तावना को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, साहित्य का जन्म मनुष्य के भाव जगत के साथ ही हुआ है। अपनी आदम मनोभावनाओं को मनुष्य ने विविध विधाओं के माध्यम से व्यक्त किया है, साहित्य भी उनमें से एक है। साहित्य मानव समाज का प्रतिबिंब होता है। साहित्यकार स्वयं भी एक सामाजिक प्राणी होता है, अतः उसकी कृतियां में समाज का हर पक्ष एवं हर तेवर और हर आयाम मूर्त होता है, यानी कि जो साहित्यकार होते हैं और हमारे समाज का ही एक भाग है, तो समाज के ये क्या करते हैं, ये प्रतिबिंब का काम करते हैं, उसे आईना दिखाने का काम करते हैं और इसमें क्या होता है, समाज के हर पक्ष हर तेवर और आयाम को लिखा जाता है। ये इसका क्या हो गया, आपका प्रस्तावना हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कि जो साहित्य है बच्चों और समाज का, ये इसका संबंध किस प्रकार से है उसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कि साहित्य और समाज का अटूट संबंध, डैश देंगे। अब उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए साहित्य कर मानव समाज का अभिन्न अंग होता है, उसका तन
और मन उसके समाज में ही समाज की ही देन होता है। उसकी लेखनी से अद्भुत हर रचना पर समाज की छाया पड़ना स्वाभाविक है। साहित्य के बिना समाज और समाज के बिना साहित्य निरार्थक है, नहीं कि एक दूसरे के बिना यह अधूरा है। तो साहित्य का अर्थ है हित से युक्त होना। ठीक है, यह हित समाज के अतिरिक्त और किसका हो सकता है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण में समाज के हर छवि की भांगिमा यानी कि प्रतिबिंब हुआ करती है। साहित्यकार की भावनाओं और विचार, आकांक्षाएं व संदेश सभी सामाजिक परिवेश की सामाजिक देन हुआ करती है। बहुत से उसके बाद फिर से आपको पैराग्राफ चेंज करना है और फिर से आपको इसके बारे में और डिटेल में लिखना है। क्या लिखेंगे, देखिए, बहुत से साहित्यकारों ने समतावना सुखाए को अपनी रचनाओं का लक्ष्य बताया है, लेकिन साहित्यकार समतावना भी समाज की ही एक क्रिया प्रतिक्रियाओं की परिणति होती है। साहित्य जहाँ समाज की मानसिक प्रगति और ऊर्जा का मापदंड है, वहीं समाज भी उसकी समस्त आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम से साहित्य व मुखापेक्षी रहता है। जो साहित्य को अपने समकालीन समाज की उपेक्षा करता है, वह केवल क्षणिक मनोरंजन की सामग्री बन सकता है, वह चिरंजीवी नहीं हो सकता है। मतलब कुछ समय के लिए मनोरंजन का साधन बन सकता है या चिरंजीवी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है इसके सिद्धांत और अनुभूति को। तो सिद्धांत और अनुभूति दे करके आपको डेस दे देना है और लिखना है कि साहित्य के दो रूप हैं, अथार्थवादी और आदर्शवादी। इसका कारण साहित्य के दो पक्षों में प्रथम सिद्धांत तथा द्वितीय इसका अनुभूति यानी कि किसी भी श्रेष्ठ साहित्य का आवश्यक अंग है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका हम लोग क्या लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे। इसका अंत करेंगे, किस प्रकार से करेंगे कि साहित्य की रचना कभी शून्य नहीं हो सकती है। साहित्य तो सत्य शिव सुंदरम की साधना है, उसमें मानव समाज का हित समाहित होना स्वाभाविक है, अतः साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाना सर्वथा उचित है। तो इस प्रकार से इसको आपको निबंध को लिखना है बच्चों। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग नहीं लिखते थे, गाय पर निबंध लिखते थे तो गाय का एक पूंछ होता है, 4 पैर होता है, 2 आंख होता है, इस प्रकार से नहीं लिखना है। ठीक है, आप 12 क्लास में आप पहुंच गए, 3 क्लास के जैसा आपको नहीं लिखना है। पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है उसके बारे में, वह किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके सिद्धांत को लिखना है। उसके बाद अंत करने के लिए क्या करेंगे, उपसंहार को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए किस प्रकार से निबंध लिखना है, लेटर किस प्रकार से लिखना है। एग्जाम से पहले आपको मैं 10-15 दिन पहले आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, उस प्रकार से आप लोग लिखिएगा तो आपका नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एक पत्र लिखना है योग शिक्षा के महत्व को बताते हुए समाचार पत्र के संपादक को। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, जिस प्रकार से हम लोग प्रिंसिपल के पास पत्र लिख रहे हैं ना, उसी प्रकार से लिखेंगे। सेवा में श्रीमान लिखते हैं, वहां पे क्या लिखते हैं, प्रधानाचार्य महोदय। तो प्रधानाचार्य के पास लिखते हैं तो प्रधानाचार्य महोदय लिखते हैं। यहाँ पे किसके पास लिख रहे हैं, संपादक के पास लिख रहे हैं। किसके पास, संपादक के पास। ठीक है, जिसके पास लिखेंगे वही लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे संपादक महोदय। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नीचे स्कूल का एड्रेस देते हैं ना, तो यहाँ पे किसका एड्रेस देंगे, संपादक महोदय का एड्रेस देंगे, उसके ऑफिस का एड्रेस देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे दैनिक जागरण गिरिडीह, जो आपको लिखना है लिख दीजिएगा एड्रेस यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, विषय को लिखते हैं। ठीक है, तो विषय यहाँ पे क्या है, योग शिक्षा के महत्व के संबंध में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे विषय योग शिक्षा के महत्व के संबंध में। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, महाशय। महाशय आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कहाँ पे लिखेंगे, महाशय आपको यहाँ पे लिखना है, और फिर वहां से जहाँ पे महाशय खत्म होगा वहां से आपको स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है, मतलब अलग लाइन, पैराग्राफ चेंज करके क्या स्टार्ट करेंगे कि सविनय निवेदन है कि अपना नाम यहाँ पे लिखना है। मैंने अपना नाम लिख दिया है। ठीक है, आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा और फिर लिखिएगा, आपके पत्र के माध्यम से मैं विद्यालय में योग शिक्षा के महत्व को बताना चाहता हूं। योग शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। योग शिक्षा उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, यानी कि लाभदायक है। योग के माध्यम से वे अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल सकते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का ग्रहण कर वह स्वयं को ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। योग के द्वारा कई इलाज बीमारियां यानी जिसका इलाज नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जड़ से समाप्त किया जा सकता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए जीवनदायिनी औषधि की भांति है, औषधि की भांति काम करता है। उसके बाद आपको फिर से पैराग्राफ चेंज करना है, लिखना है अतः, यानी कि आपको क्या करना है, आग्रह करना है। तो लिखिएगा, अतः
आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से पाठकों को योग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आग्रह करें। सर धन्यवाद उसके बाद लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है आपका भवधेय, तो आपका विश्वासी और फिर आपका नाम दे देना है। इधर साइड में आप लोग डेट दे सकते हैं, यहाँ पे भी डेट दे सकते हैं। तो आप लोग कहाँ पे डेट दे सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे इसके नीचे डेट दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो जहाँ आपको अच्छा लगे, जिस प्रकार से अच्छा लगे, समझना जरूरी है, उसको आप लोग अच्छा लगे उस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका कि जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग, जनसंचार के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पहला क्या है, सूचना देना। जनसंचार माध्यमों के प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें जनसंचार के द्वारा ही दुनिया भर की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, यानी कि कहाँ पे क्या घट रही है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, कहाँ पे युद्ध हो रहा है, सारा हमें जनसंचार के माध्यम से ही सूचनाएं प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा कार्य क्या है, शिक्षित करना। शिक्षित कैसे करता है, देखिए जनसंचार माध्यमों से सूचना के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं, साथ ही साथ देश दुनिया में हाल से परिचित कराने के प्रति सजग बनाते हैं और हमें यह शिक्षित करते हैं। ये हो गया दूसरा कार्य। उसके बाद देखिए तीसरा कार्य क्या है, मनोरंजन करना। तीसरा जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है बच्चों, मनोरंजन करना। देखिए किस प्रकार से हम लोग जनसंचार के माध्यम से मनोरंजित होते हैं। देखिए टीवी से हम लोग क्या करते हैं, सीरियल देखते हैं, हम लोग नहीं देखते, लड़के सब ज्यादा सीरियल देखते हैं, ठीक है। एक दो लड़का भी सीरियल देखते हैं लेकिन वो अपवाद में आ जाते हैं। लड़के सब क्या करते हैं, ज्यादा फिल्म और क्या देखते हैं, गाना सुनते हैं, तो न्यूज देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जनसंचार के माध्यम से मनोरंजित होते हैं। तो वही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन है। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टैप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन का प्रमुख माध्यम है। तो ये हो गया तीसरा प्रमुख कार्य। उसके बाद देखिए चौथा प्रमुख कार्य है आपका कि एजेंडा तय करना। किस प्रकार से जनसंचार एजेंडा तय करता है, देखिए जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करता है। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल में किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं तो ये घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा का विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बना करके जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया देने के लिए क्या करता है, बाध्य कर देते हैं। तो ये हो गया चौथा कार्य। उसके बाद पांचवा कार्य है निगरानी करना, यानी कि जो हमारे सरकार के द्वारा या तो किसी भी संस्था के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है या तो किसी भी कार्य में अनियमितता बरती जा रही है, उसका क्या करता है जनसंचार, एक तरह से निगरानी करता है। तो वही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बच्चों, निगरानी करना, कि जनसंचार माध्यम किसी सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखते हैं। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेवारी जनसंचार माध्यमों पर ही होती है या तो पर है, ठीक है बच्चों। ये हो गया पांचवा कार्य। देखिए यहाँ पे बीच बीच में मैं रुक रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी और खांसी हो चुका है, कफ भी हो चुका है, तो बीच बीच में खांसी आ जा रही है, इस वजह से मुझे रुकना पड़ा है, ठीक है। तो इससे आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा, थोड़ा आज एडजस्ट कीजिए। देखिए मेरे पिछले वीडियो को आप लोग देखिएगा, हिस्ट्री का सब्जेक्टिव, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव और भी आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव था, हिंदी कोर का सब्जेक्टिव, इसमें मैं नहीं अटका हूँ, ठीक है। तो सर्दी खांसी धर लिया, इस वजह से थोड़ा रुकना पड़ रहा है, तो कह सकते कि मैं अटक रहा हूँ। अब चलिए आते हैं छठे पॉइंट की ओर, विचार विमर्श के मंच देना। यानी कि जो जनसंचार होता है वह हमें क्या करता है, विचार और विमर्श के लिए मंच देता है किसी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर। देखिए वही लिखा हुआ है कि जनसंचार माध्यम लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का माध्यम मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर घटना या मुद्दे के विभिन्न विचार को रखने वाले लेखक अपनी राय को व्यक्त करते हैं। संपादकीय पृष्ठ मतलब क्या हो गया बच्चों, जो बीच वाला पृष्ठ होता है जहाँ पे कुछ छपा हुआ नहीं रहता है, ठीक है, जहाँ पे लोगों की राशि लिखा हुआ था, कुंभ राशि, उस पर कुंभ राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, तो उस देखिए इधर लिखा हुआ था राशि और इधर आपका लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे किसी भी लेखक के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार को व्यक्त किया जाता है, उसको यहाँ पे लिखा रहता है। और ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर इसको आप लोग पढ़िएगा ना तो आपके वर्ड पावर बढ़ा देगा, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ा देगा, ठीक है, तो पढ़िएगा जरूर, ठीक है। तो वही आपका संपादकीय पृष्ठ में क्या होता है, इसी तरह से संपादक नाम की चिट्ठी स्तंभ आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करता है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका जो अभिव्यक्ति वो माध्यम का क्वेश्चन आंसर था, इसको हम लोगों ने देख लिया।
अब देखिए, अब आपका है खंड ग में पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपकी किताब के प्रश्न उत्तर है। तो तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश को कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी कि यहाँ पे दो काव्यांश आपका दिया हुआ है, इनमें से किसी एक की व्याख्या आपको करना है। काव्यांश का मतलब हुआ आपकी किताब में जो कविता दिया गया है बच्चों, उसी से यहाँ पे कुछ भाग उठा लिया गया है और आपको बताने के लिए कि यह इस कविता से लिया गया है, उसके बारे में यहाँ पे व्याख्या करना है। ठीक है, इसको पढ़ करके आपको उत्तर नहीं मिलेगा, इसको पढ़ करके आपको यह पता चलेगा कि कौन सी कविता से लिया गया है और उस कविता को यहाँ पे हुबहू उसके अर्थ को यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिएगा, इस कविता को आप लोग पढ़ लीजिए, काव्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, मैं डायरेक्ट इसके उत्तर को आदि के इसके अर्थ को बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, इस काव्यांश की विशेषता है कि इसमें स्मृति बीम बिखरा पड़ा है। देवसेना स्मृति में डूबी हुई है, उसे वे दिन स्मरण हो आते हैं जब उसने प्रेम को पाने के लिए अथक प्रयास किए थे, परंतु वह असफल रही। अब उसे अचानक उससे प्रेम का स्वर सुनाई पड़ रहा है, यह उसे चुका देता है। विहाग राग का उल्लेख किया गया है, इसे आधी रात्रि में गाया जाता है। स्वप्न में कवि ने श्रम रूप में कह करके गहरी व्यंजना व्यक्त की है, स्वप्न में मानवीय रूप में दर्शाया है। गहन विपिन एवं तरुण छाया में समास शब्द का प्रयोग है, यानी समास शब्द है इसमें। देखिए, गहन और विपिन जो आपका शब्द है और तरुण और छाया जो है, इसमें कौन सा शब्द है? ये आपका समास शब्द है। इन पंक्तियों के माध्यम से देवसेना की असीम वेदना स्पष्ट रूप में दिखती है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया। उसके बाद देखिए, खंड नंबर में आपका है एक और काव्यांश है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कहाँ चल गया भाई? हाँ, देखिए, खंड नंबर में आपका जो काव्यांश है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसके उत्तर को बता देता हूँ। ठीक है, बताऊंगा क्या, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा बच्चों, कोई हार्ड नहीं है। वैसे भी आपको दो में से एक ही का उत्तर आपको लिखना था। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोनों बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको बोर हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं चौथे प्रश्न की। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि इनके नीचे आपका क और ख दो प्रश्न दिए गए हैं और ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है कि राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार से प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, भरत अपने बड़े भाई राम से बहुत स्नेह करते हैं। वे स्वयं को अपने बड़े भाई राम का अनुचर मानते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजा करते हैं। वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उसके सामने खड़े होकर के प्रसन्नता से फूल नहीं समाते। अपने भाई से मिलन होने पर उनकी आंखों में आंसुओं की जलधारा प्रभावित होने लगती है, यानी कि वो रोने लगते हैं। अपने भाई को अपना स्वामी कह करके वह अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भाई की विशेषताओं का बखान करके वे अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भाई के दर्शन प्राप्त होने के बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। अपने वनवासी भाई की दशा देख करके वह दुखी हो उठते हैं और स्वयं को इसका कारण मानते हैं, यानी कि जो राम वनवास जाते हैं इसका कारण क्या करते हैं, भरत स्वयं को मानते हैं। ठीक है, उनकी यही अधीरता अपने बड़े भाई के प्रति अपार श्रद्धा का क्या है, परिचायक है। क्लियर है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि राही चाकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में लिखना है, यानी कि इसके भावार्थ को भी यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, इस पंक्ति में पुत्र वियोगिनी माता का दुख दृष्टिगोचर होता है। माता कौशल्या राम के से हुए वियोग, यानी कि उससे हुए अलग के कारण दुखी और आहत है। वे राम की वस्तुओं को देख करके स्वयं को बहलाने का प्रयास करती है। उनका दुख कम होने के स्थान पर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। परंतु जब राम के वनवासी जीवन का स्मरण करती है तो हैरानी से भरी हुई चित्र के समान क्या होती है, स्थिर हो जाती है, ठहर जाती है। जिस चित्र में बनाई स्त्री के मुख तथा शरीर में किसी तरह का हाव भाव विद्यमान नहीं होता है, यानी कि जिस प्रकार से चित्र में किसी भी प्रकार का क्या होता है, हाव भाव नहीं होता है, वैसे ही राम की दुखद अवस्था का भान करके, यानी कि सोच करके माता कौशल्या चिकित तथा अस्पद अवस्था में होने के कारण हिलती भी नहीं है।
ठीक है, तो ये आपका ख नंबर का आंसर हो गया। चलिए आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये इसमें ग नंबर का प्रश्न नहीं है। जो 5 नंबर में आपका क ख और ग प्रश्न है, ठीक है, उसी का यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया और ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं 5वें प्रश्न को। ठीक है, क और ख को, उसके बाद ग को हम लोग देखेंगे। तो देखिए आपका है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न है, इसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि जेड बालक बच गया, उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मेरी मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि ये जो आपका वाक्य लिया गया है आपके किताब के कहानी से लिया गया है, तो इस वाक्य के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है उसके बारे में यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो इसके उत्तर है बच्चों कि लेखक ने बताया है कि बालक की सहज प्रवृत्ति खेल में होती है। खाने की प्रवृत्ति में बालक को लड्डू सबसे अधिक पसंद होता है। जब बालक को उसके अध्यापकों व पिता के द्वारा ज्ञान लादा गया था, वह अपने आप से के सहज महसूस नहीं कर पाता, उस पर कृत्रिमता का आवरण चढ़ा था। पर वृद्ध के पूछने पर कि वह इनाम में क्या चाहता है, तो बालक ने बड़ा सोच विचार करके अपने मन की सहज प्रवृत्ति की स्वरूप खाने का लड्डू मांगा। लेखक ने को लगा कि बालक बच गया, अर्थात उसके बालकपन या बच्चे की सहज इच्छाएं उसमें शेष है। बालक की सहज प्रवृत्ति खेलने में भी अधिक होती है। बालक में वह खिलौने को खरीदने, उनसे खेलने की इच्छा भी रखता है। ये हो गया आपका क नंबर का आंसर। उसके बाद देखिए ख नंबर का प्रश्न है बच्चों कि संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों ने के मन में संवदिया के प्रति क्या अवधारणा है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए बच्चों, संवदिया की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला क्या विशेषता है कि दिए गए संवाद को जैसे है वैसे ही बोलना पड़ता है। जो संवदिया होता है बच्चों, उसे क्या करना पड़ता है, जो संवाद दिया रहता है जैसे रहता है वैसे ही बोलना पड़ता है। ठीक, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, अपने से अपने शब्दों में नहीं बोल सकते। दूसरा क्या विशेषता है कि संवाद के साथ भावों को भी वैसे ही बताना पड़ता है जैसे वहाँ पे होता है। संवाद के समय पर पहुंचना एक संवदिया की प्रमुख विशेषता होती है। संवदिया को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, उसे संवाद को भावनाओं से अलग रखना चाहिए। यानी कि अपने भावनाओं से अलग रहना चाहिए, जो सही है वो सही बताना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 5वां है कि उसे मार्ग का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि आने वाले संवाद में संवाद पढ़ रहे हैं तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद कहा है बच्चों कि संवाद को पहुंचाने में गोपनीयता बहुत आवश्यक है। गांव वालों के मन में अवधारणा की संवदिया एक कामचोर है, निठल्ला तथा पेटू आदमी होता है। जिसके पास कोई काम नहीं होता है वह संवदिया बन जाता है। मतलब जिस गांव वालों को क्या लगता है कि जिसके पास कोई काम नहीं होता है वो संवदिया बन जाता है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। उसके बाद ग नंबर के प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अब तो ग नंबर का प्रश्न है बच्चों कि कूटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प है। ठीक है, यानी कि आपको जो कूटज पाठ है उसके आधार पर यहाँ पे आपको लिखना है कि जो दुख और सुख है वो क्या है, मन का विकल्प है, मन का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप मन में चाहे तो दुख हो जाता है, मन में चाहे तो दुख, नहीं तो मन में चाहे तो क्या है, सुख है। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती ही रहती है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं, इससे आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 6 नंबर का प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे आपका 2 प्रश्न दिया गया है, मतलब 2 राइटर दिया गया है, उनमें से दोनों के क्या करना है, 2 में से एक क्या करना है, रचित किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, अज्ञे द्वारा रचित किन्हीं 2 उपन्यासों का नाम लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि ममता कालिया के द्वारा किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों के चर्चा रचनाओं के नाम बता दिया हूँ, आपको जो अच्छा लगे उसको आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अज्ञे के मैंने 4 बता दिया है आपको। अज्ञे के द्वारा लिखित शेखर एक जीवनी है, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, छाया मेखला, ये सब जो 4 है ना, ये इसका प्रमुख रचना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको 2 ही लिखना बोला है तो 2 ही लिखिएगा। ठीक है, और ये 2 आपका 2 प्रश्न दिया रहेगा, इनमें से दोनों नहीं, एक ही का लिखना है, एक ही राइटर का लिखना है, उसके 2 उपन्यास लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 नंबर का प्रश्न है कि ममता कालिया के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 लिख दिया है। पहला क्या है, इसका रचना है छुटकारा,
सीट नंबर 6 ये दूसरा प्रमुख रचना आता है। तीसरा क्या है आपका, एक अधद और औरत। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, प्रतिदिन। और पांचवा क्या है, उसका यौवन। ये सब क्या है, जो आपका ममता कालिया है बच्चों, इसकी प्रमुख ये रचना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला आते हैं हम लोग, अगला अब आते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दें। 2 दिया हुआ है, 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है और 3 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न क्या है कि यह फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषा की राख थी। संदर्भ में संदर्भ सहित विवेचना करें। इसकी क्या संदर्भ है, इसकी यहाँ पे हम लोग डिटेल में लिखना है, विवेचना करना है। तो देखिए बच्चों, सूरदास एक क्या था, अंधा भिखारी था। जो सूरदास आप लोग देखते हैं उसकी झोपड़ी जल जाता है, तो उसी से चैप्टर से इस कहानी को लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सूरदास एक अंधा भिखारी था। उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी जमीन व छोटा झोपड़ी जमीन का छोटा सा टुकड़ा हुआ जीवन भर जमा की गई पूंजी थी। यही सब उसके जीवन के आधार थे। जमीन उसके किसी काम के नहीं था, उस पर सारे गांव का जानवर चरा करते थे। सूरदास उसी में प्रसन्न था। झोपड़ी जल गई पर दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसकी ज़िंदगी भर के जमा पूंजी यानी कि जो मोटरी रखता है वो जल करके राख हो जाता है। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। उसमें 500 रुपये थे, यानी कि 500 रुपये का सिक्का था। उस पूंजी में उसे बहुत सी अभिलाषाएँ थी। वह गाँव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, अपने बेटी की शादी करवाना चाहता था तथा अपने पितरों का पिंडदान करना था। पिंडदान किया जाता है अपने पिता माता का। ठीक है, तो गया में तो पिंडदान करवाना चाहता था। झोपड़ी के साथ साथ पूंजी जल गई जाने से उनकी जितनी भी उनकी कोई भी जो अभिलाषा थी वो पूरी नहीं हो सकती थी। उसे लगा कि यह फूस की राख नहीं है बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है। उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी के साथ जल करके राख हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं था, बस दुख का तथा पछतावा था। वह गर्म राख में अपनी अभिलाषाओं को ढूंढ रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क नंबर का आंसर। उसके बाद ख नंबर का देखिए बच्चों, ख नंबर का प्रश्न है कि बच्चे का नौ का दूध पीना सिर्फ एक दूध पीना ही नहीं, ये माँ के से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र है। टिप्पणी कीजिए, यानी कि ये जो वाक्य इस पर आपको यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं, अपने विचार को लिखना है। ठीक है, टिप्पणी करना है। तो इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, सेल और धूप में मिलकर के किसी तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी। इस पे यहाँ इसका उत्तर आपको देना है। तो देखिए, भूप ने सबसे पहले मलबा हटाया जो भूस्खलन के कारण आया था। सेल और भूप दोनों ने मिलकर खेतों के ढलवा बनाया ताकि बर्फ उसमें अधिक समय तक जम ना पाए। जब खेत तैयार हो जाता, कहाँ चल गए भाई, आ गया। देखिए, जब खेत तैयार हो गए तो उनके सामने पानी की समस्या आई, अतः उन्होंने झरने का रुख मोड़ने की सोचा। इस तरह से उनके खेतों में पानी की समस्या का क्या हुआ, हल हो जा सकती है। फिर समस्या आई कि गिरते पानी के पहाड़ को कैसे काटा जाए। यह बहते पानी के संभव नहीं था। सर्दियों के मौसम में उन्होंने अपनी समस्या का हल पाया। उन्होंने पहाड़ को काटना आरंभ किया। इसी दौरान मौसम ने झरने में जम गया और सुबह धूप के कारण धीरे धीरे पिघल रही थी। इस स्थिति की सरलतापूर्वक काम किया जा सकता था, अतः अंत में क्या हुआ, उससे सफलता पा ही ली और झरने का रुख खेतों की ओर किया जा सकता था। सर्दियों का समय में झरना जम जाता था। वे उसे आग की गर्मी में पिघला देते थे और खेतों में पानी की इंतजाम करते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत से एक नई जिंदगी की कहानी लिखी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 8 का आंसर। उसके बाद देखिए, इसका है बच्चों ख का क्वेश्चन कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है। ठीक है, तो इसके उत्तर को मैंने लिख दिया कि पहला कारण क्या है, औद्योगिकरण, जिससे प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा फैल गया। दूसरा क्या है कि वायुमंडल में इससे क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, इससे ग्रीन हाउस जो गैसें इससे प्रभावित हुई और क्या हुई,
तीसरा कारण क्या है, पेड़ों की प्रभाव अत्यधिक कटाई हुई, ये भी हुई, और इससे क्या हुई, आपका पानी नहीं गिरता था। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे इसका आंसर को लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको टोटल सभी क्वेश्चन के आंसर को बताया बच्चों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और इसका PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उससे आप लोग जुड़ जाएंगे और उसका PDF आप लोग वहां से क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आपको आगे कौन सा सब्जेक्ट चाहिए आप लोग बोल देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट का आपका लगभग हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप लोग उससे वहां से जाकर के देख लेंगे। ठीक है, आगे कैसा कौन से सब्जेक्ट चाहिए या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए चैप्टर वाइज, उसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।